हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सब लोगों ने थंबनेल देखा है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं हम, और दृष्टि की टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में हमारे 50 क्वेश्चन लग चुके थे। बाकी के जो भी क्वेश्चन हमारे 51 से स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ से आज हम लगाने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले। आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि एक लाइन से सिक्यों से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो आपका है बांडीवास का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, अंबूर का युद्ध और हुगली का युद्ध। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। बी वाला क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अंबूर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, वो 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में हुआ था। हुगली का अगर हम बात करें तो 1759 में हुआ था। अगर हम पोर्टो नोवो की बात करें अगर हम, तो यह 1781 में हुआ था। और अगर हम बांडीवास के युद्ध की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो आपका बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। तो एक लाइन से आप देखोगे तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरुआत की गई? राजस्व निपटाने के लिए इजारा प्रणाली की शुरुआत बात कर रहे हैं। तो इजारा प्रणाली जो थी वो जहांदार शाह के समय में इसकी शुरुआत की गई थी। जहांदार शाह के शासनकाल की बात करें, 1712 से लेके 1713, केवल एक साल के लिए, लगभग एक साल के लिए इन्होंने शासन संभाला था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची है और एक तरफ सूची दूसरी है, मिलान करना है कौन सा शासक किस क्षेत्र से संबंधित था। है हम मिलान अगर करें तो अवध की बात की जाए, किसकी? अवध की अगर हम बात करें तो अवध का आपका बुरहान उल मुल्क के संबंधित थे। अगर हम वहीं बात करें आपकी कहाँ की, हैदराबाद की, तो हैदराबाद से आपसे निजाम उल मुल्क संबंधित थे। बंगाल की अगर हम बात कर लें तो मुर्शीद कुली खां संबंधित थे, और केरल मार्तंड वर्मा संबंधित। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो भैया करनाल का जो युद्ध है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था, ये ऑप्शन है। अच्छा, आपको यूपी की एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, आपको पता हो तो यूपी के जो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है पीटी वाला, 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है। और यूपी की जो आरओ एआरओ का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, यूपी का जो आरओ एआरओ का एग्जाम है वो आपका 22 और 23 दिसंबर को हो रहा है। तो ये दो डेटें कंफर्म हो चुकी हैं और नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। वीडियो बना दी थी मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, जाके देख लेना है। निम्नलिखित यात्रियों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यात्री थे और किस किस शासनकाल में आए हैं, या फिर इनको एक व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। इस व्यवस्थित अगर हम करें इनको, तो आपका विलियम हॉकिंस सबसे पहले आए थे। विलियम हॉकिंस के बाद सर थॉमस रो आए थे, क्योंकि विलियम जो हॉकिंस थे वो आपके कब आए थे? विलियम हॉकिंस सर जो थे आपके 1609 में आए थे। कब आए थे? 1609 में आए थे। थॉमस रो की बात करें 1615 में आए थे। थॉमस रो के बाद विलियम नॉरिस आए थे। ध्यान रखिए, विलियम नॉरिस आए थे। कब आए थे? तो विलियम नॉरिस की अगर हम बात करें आपके 1701 में आए थे। और अगर हम जॉन सुरजमन की बात करें तो ये 1715 में आए थे। तो इनका जो कालक्रम इस तरीके से है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई? मराठा प्रशासन था, उनकी सबसे निचली इकाई कौन सी थी, ये बात करें। जैसे वर्तमान में केंद्र है, राज्य है, जिला आते हैं, तो इसी तरीके से मराठा का प्रशासन था या शासन व्यवस्था थी, उसमें सबसे निचली इकाई के तौर पे मौजा हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जामदार शब्द किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो लिखा है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जामदार जो शब्द है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जामदार शब्द की अगर हम बात करिए किस नाम से जाना जाता है, तो कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था उस समय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें भी व्यवस्थित करना है। ऐसे क्वेश्चन यूपी के पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं। उनको व्यवस्थित करेंगे तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है, ये आपका पहले नंबर पर ही आएगा। बात करें कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो ये बाद में किया था। खैर, दूसरा देखते हैं। कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये आपका दूसरे नंबर पॉइंट पर आ जाएगा। कौन सा? ये दूसरे पॉइंट पर आ जाएगा। और फिर ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया था। तो ये जो बॉम्बे है वो 1662 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और मसूलीपट्टनम में जो कारखाना है वो आपका 1616 में स्थापित किया गया था।
वहीं सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना विलियम हॉकिंस जब आए थे 1609 में तभी मिल गया था। कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना जो कारखाना था दोस्तों वो 1633 में स्थापित किया था। तो इस तरीके से आप देखोगे पहले नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा और चौथे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर और कारण को मिलाना है, देखना है कौन सा कथन क्या मिलान करता है। अभिकथन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। क्यों रही इसको देखते हैं। तो कारण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निजी उद्यम थी और उसकी नौसेना फ्रांसीसी सेना से अधिक मजबूत थी। क्या बात सही है? बिल्कुल बात दोनों ठीक है और सही व्याख्या भी करता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी रियल में भारत में सफल रही थी और फ्रांसीसी कंपनी असफल रही थी। और यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट उद्यम थी और उसकी नौसेना फ्रांसीसी सेना से बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, ध्यान रखिएगा, तभी तो उन्होंने 300 साल शासन कर पाए हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर कुछ शासक हैं और किस मुगल शासक के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था इस बात की चर्चा कर रहा है। तो आलमगीर द्वितीय थे उस समय और इनके ही दौरान जो था प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की थी। तो फ्रांसीसी प्रशासक थे डुप्लेसी जिनको नवाब की उपाधि दी गई थी, लेकिन किसने दी थी ये बात मामला सामने है। तो मुजफ्फर जंग के द्वारा दी गई थी, ये ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपनी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों मतलब कि अपने कंपटीटर के खिलाफ लड़ा गया एक अंतिम युद्ध था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे, उनके खिलाफ अंतिम लड़ाई कौन सी लड़ी थी? तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंतिम था और कब हुआ था? 1760 का था। अब किसके मध्य में था अगर आप बता सकते हो तो मुझे जल्दी से बताइएगा, वरना फिर मैं तो आपको बता ही दूंगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये फ्रांस के बीच में था, ध्यान रखिएगा। बांडीवास का जो युद्ध था दोस्तों वो ब्रिटेन और फ्रांस की सेना के बीच में हुआ था, ठीक है, और ये 1760 में हुआ था और अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मराठा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और भी कथन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मराठा प्रशासन संबंधित में कथन है वो क्या है? अष्टप्रधान को उनकी सेवा के बदले में जागीर दी जाती थी, ठीक है। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं, अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग लेंगे। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो, तो आपका बिल्कुल ठीक बात है डी, क्योंकि आपके दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। कोई यहाँ पर जागीर नहीं दी जाती थी, अष्टप्रधान तो होते थे लेकिन जागीरें नहीं दी जाती थी, ध्यान रखिएगा। और ऐसा कोई सैन्य अभियान आवश्यकता पड़ने पर ऐसा कुछ नहीं लिया था, क्योंकि जो अष्टप्रधान होते थे वो एक तरीके से मंत्री परिषद हुआ करती थी मराठा प्रशासन में, तो इसलिए दोनों ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राजदूत है जो कि औरंगजेब के द्वारा दक्कन में शिवाजी के प्रभाव को दबाने और कुचलने के लिए नहीं भेजा गया था। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शिवाजी को प्रभाव को दबाने के कुचलने के लिए औरंगजेब ने नहीं भेजा, ये बात पूछ रहा है। तो कौन था? शाइस्ते खां को तो भेजा था, मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था, और डी ऑप्शन का कोई महत्व है नहीं। और अफजल खां की बात की जाए तो इन भाई साहब को नहीं भेजा गया था, तो ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया है। तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था और क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि आगे की तारीख वाला चेक कहा है, ये बात किसने कही है? तो ये बात जो है दोस्तों वो आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा कही, एम के गांधी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेश गीतांगल लिखा हुआ है। तो स्वदेश गीतांगल किसके द्वारा लिखा गया, बात आता है तो सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसके संबंध में बताना है कि इनमें से कथन जो दिए गए वो कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सच्चिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था, गलत है। प्रस्ताव पारित करने के और प्रश्न पूछने के लिए विधायिका की शक्ति बढ़ाई गई थी और संपूर्ण बजट मतदान योग्य बना दिया गया था, गलत। जो मतदान था वो 1919 में मिला हुआ था। खैर ये दोनों ऑप्शन आपके इसमें गलत है, तो ध्यान रखना है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अस्तित्व में आई थी। तो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की बात कर रहा है, जो अस्तित्व में आई थी, कब आई थी ये बात कर रहा है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में, इस दरमियान अस्तित्व में आई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के दौरान।
ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1924 में की थी। कहाँ पे की थी, तो बेलगाम में की गई थी, ध्यान रखिएगा। केवल एक बार ही अध्यक्षता की गई थी 1924 में, महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के बेलगाम में 1924 में, एकमात्र अधिवेशन एक था लास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने गांधी के अहिंसक आंदोलन का विरोध करने के लिए भारत सेवक संघ का आयोजन किया था। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गांधी जी के अहिंसक जो आंदोलन है, मतलब गांधी जी ने अपने पूर्ण रूपेण जो आंदोलन है वो अहिंसक तरीके से किया हुआ है, मतलब हिंसा ना हो ऐसे आंदोलन किया हुआ है, सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन छोड़कर। भारत छोड़ो आंदोलन भी एक अलग मुद्दा है, उसको कभी फिर और समझ लेंगे। खैर क्वेश्चन पे आए तो गांधी की अहिंसक जो आंदोलन था उसका विरोध एक व्यक्ति के द्वारा किया गया और उन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे, कौन से व्यक्ति थे, पुलिनदास थे, ध्यान रखिए कौन थे, पुलिनदास थे। पुलिनदास ने विरोध किया और कहां पर, महाराष्ट्र सॉरी बंगाल में इन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना कर ली थी, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा संगठन है जो कि बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था। एक संगठन था जो बर्रा डकैती, अब बर्रा डकैती आप लोगों ने क्या पता पहली बार सुना हो, लेकिन यह 1908 में की गई थी और 1908 में धन जुटाने के लिए की गई थी और अनुशीलन समिति के द्वारा बर्रा डकैती का आयोजन किया गया था और 1908 में। और यहाँ पर पुलिन बिहारी जो थे वो इस बर्रा डकैती संबंधित व्यक्ति रहे हैं और म्यांमार के साथ साथ पूर्वी जो भारत था यहाँ पर 600 शाखाएं यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो अगर हम बात करें किस पार्टी से संबंधित था, तो यहाँ पर अनुशीलन समिति, मैं आपको पहले ही नाम बोल चुका हूँ जो बता रहा था डिटेल में, अनुशीलन समिति से संबंधित था बर्रा डकैती, 1908 में की गई थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार की व्यवस्था दी गई थी। अब सीमित मतदार की व्यवस्था की बात कर रहा है, कहां पर दी गई थी, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत में दी गई थी। अभी 1909 का जो पहले क्वेश्चन था उस पर नहीं दी गई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत ही सीमित मताधिकार दिया गया था, हालांकि पूर्ण रूप में मताधिकार नहीं था, केवल एक छोटे रूप में मताधिकार दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीओ चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाहिए। तो बीओ चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में कथन कहता है, दो कथन है। उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी और दूसरा कथन है कि उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया था। तो इनमें से दोनों कथन में से कौन सा आपका सही है, तो आपका इसमें दोनों ही सही है, क्योंकि वीओ चिदम्बरम पिल्लई थे, उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की और अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का भी इन्होंने गठन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 73 क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात कर रहा है, किसके द्वारा की गई थी, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी और ये प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक बनता ही बनता है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में, ब्रिटेन में ही इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ से उनको फ्रांस भी जाना पड़ा था जब उनको बैन कर दिया गया था, वहां पर प्रतिबंध वहां पर उनको लगा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार है जो सबसे अंतिम थी। तो चार ऑप्शन में एक ऐसी घटना हुई है जो सबसे अंतिम में रही है और कालक्रम में मुख्य तौर पर इंपोर्टेंट है। तो होम रूल लीग जो आंदोलन था वो सबसे अंतिम का बिंदु रहा है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो बारिशल सम्मेलन पहले हो गया था, रामोसी किसान सेना का गठन पहले हुआ, बर्रा डकैती भी बाद में हुई थी 1908 में, लेकिन होम रूल जो लीग आंदोलन था वो सबसे अंतिम की घटना मानी जाती है इतिहास में। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गांधी ने काला अधिनियम कहा था। तो ऐसे एक अधिनियम था जिसको महात्मा गांधी जी के द्वारा काला अधिनियम कहकर पुकारा गया था। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 था जिसको गांधी ने काला अधिनियम कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए 22 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अब समझते हैं कथन को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, दूसरा कथन है कि इलाहाबाद की संधि पर वर्ष 1675 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पहले तो बात यह है कि जब युद्ध ही 1764 में हुआ है तो ये 1675 कैसे आ गया, तो बी वाला ऑप्शन तो आपका गलत है। तो यहाँ पर केवल आपका
पहला ही ऑप्शन सही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 3 व्यक्ति थे, मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की तीनों सेनाओं के मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से लड़ा था और वो भी हार चुके थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किसने कुशल आक्रमणता की नीति का आरंभ किया था? तो कुशल आक्रमणता की नीति जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट थी उस समय में, और यहाँ पर जो नीति का पालन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो जॉन लॉरेंस रहे थे, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं की गई थी, आप लोग दिमाग में लड़ा रहे हो, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, नहीं अपनाई थी, जॉन लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई थी, 1864 में अपनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल त्रासदी की निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी है? ये ब्लैक होल जो त्रासदी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल की जो घटना घटित हुई थी वो आप लोगों को ध्यान रखना है, सिराजुद्दौला से संबंधित है, और कहा जाता है कि 146 ब्रिटिश कैदियों को इन्होंने एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था, उसमें से केवल जब दूसरे दिन खोले गए तो केवल 23 जिंदा बचे थे। ऐसी घटना सामने आती है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ एक घटना ही हो, क्योंकि ऐसा होना मुश्किल है, कोई बहुत छोटा कमरे में 146 कैदियों को बंद करना एक इम्पॉसिबल है। तो ब्लैक होल की जो घटना है वो सिराजुद्दौला के समय हुई थी, और कब हुई थी? 1756 में घटित हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, और उसके बाद ही प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी घटना है जो कालक्रम में अंतिम थी? तो यहाँ पर भी अंतिम पूछ लिया है कि ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जो सबसे अंतिम में घटित हुई है? तो कार्नवालिस संहिता की शुरुआत जो है वो सबसे अंतिम में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1781 में गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1781 में गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में जो नागरिक विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था मेजर अलेक्जेंडर हैने के द्वारा अत्यधिक जो राजस्व की मांग थी उसका उत्पीड़न हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में जो कथन सही है वो यह विद्रोह 1770 में हुआ था, और एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण यह सन्यासी विद्रोह आरंभ हुआ था और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है? तो विश्व की पहली है और मेलनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है, लेकिन किस राज्य ने किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया? तो जलवायु अनुकूलन कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का जो आरंभ है दोस्तों वो आपका किया गया है उपयुक्त सभी। तो सभी मतलब हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, तो तीनों ही लोगों के द्वारा किया गया है, और तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से ऐसे कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार प्रीति रजक को बनाया गया है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर्स में आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्विक भ्रष्टाचार क्या है? वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 2023 में भारत का स्थान था 93 था, 93वां स्थान रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया था, और इसमें प्रतिष्ठित भारत का जो स्थान था वो 93 था। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण की समग्र चैंपियनशिप जीती हुई? तो खेलो इंडिया गेम्स का हुआ है, और इसमें महाराष्ट्र के द्वारा समग्र रूप से चैंपियनशिप जीती गई है। हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य, इंपोर्टेंट है, किस राज्य में है स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पर? कर्नाटक में है, ध्यान रखिए। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश है जो कि यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन चुका है? किसकी बात कर रहे हैं? यूपीआई, जो हम पेमेंट करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि ऐपों से करते हैं, यूपीआई को एक यूरोपीय देश ने स्वीकार किया है और यह प्रथम देश बन चुका है। तो यह कौन सा देश है? आपका देश है वो फ्रांस। ध्यान रखिए, कौन सा देश है? फ्रांस देश है। फ्रांस भारत का बहुत अच्छा मित्र है, और एफिल टावर पर टिकट भी एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं, और फ्रांस और भारत ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रथम यूरोपीय देश बन गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, और यह परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो एनएलसी इंडिया के जो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला है दोस्तों वो आपकी उड़ीसा में रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? मसाल वाहक मतलब कि आपको पता होगा कि जो पैरा ओलंपिक होते हैं या पैरा ओलंपिक होते हैं, जो भी होते हैं, तो इसमें मसाल एक तो जलती है, वो मसाल वाहक के लिए साथ में तिरंगा फहराया जाता है। इन सभी चीजों के लिए अलग अलग व्यक्ति को चुना जाता है,
तो ये इंपोर्टेंट रहते हैं। तो मसाल वाहक के रूप में जैसे चुना गया है वो आपका कौन थे, वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 का मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो भारत की पहली है हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण की सुविधा, और यह जो है वो आपकी IIT कानपुर के द्वारा स्थापित की गई है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? मतलब स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है, ऐसा कौन सा है? आपका उत्तराखंड। तो अब भारत में 2 राज्य बन चुके हैं जिसने UCC को लागू किया हुआ है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो गोवा ही था, जो कि पूर्ण रूप से आप लोग पढ़े चले आ रहे हो। उसके बाद अब उत्तराखंड बन चुका है। तो 2 भारत में ऐसे राज्य बन चुके हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर लिया है, और ये स्वतंत्रता के बाद का प्रथम राज्य बना हुआ है। स्वतंत्रता के पहले का गोवा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के लिए पहले संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पहला संस्करण था तो वो नई दिल्ली में किया गया है, थोड़ा सा इसको देख लेना। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया? लक्ष्मी नारायण का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह प्रसिद्ध एक संगीतकार हैं, और किसको दिया गया है? तो ये प्यारेलाल शर्मा जी को दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको सास भी कहते हैं, कंपनी कौन सी है? तो पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI से मंजूरी मिल चुकी है, और पहली इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो कंपनी है वो है आपकी जोहो। कौन सी है? जोहो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहां पर लॉन्च किया है? अत्याधुनिक लघु पशुओं का अस्पताल है और इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन कहां पर? मुंबई में किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत की लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने का प्रतिबद्ध है? भारत लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है उसको समाप्त करने के लिए जो प्रतिबद्धता दर्शा रहा है वो 2027 तक दर्शा रहा है। कह रहा है कि 2027 तक हम फाइलेरिया को समाप्त कर देंगे। नीति आयोग ने 4 शहरों के कायापलट की योजना बनाई है, और निम्नलिखित में से कौन सी सूची नहीं है इसमें? तो किस शहर की सूची इसमें नहीं डाली गई है ये बात कर रहा है, तो वो शहर आपका है बेंगलुरु। मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम की कायापलट होगी, लेकिन बेंगलुरु की इन्होंने बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। क्या था? यूनानी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस 2024 की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 100 के क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में 101 से आएंगे 150 तक। हाल ही में खबरों में रहे गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा। ध्यान रखिए, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में गुप्तेश्वर वन स्थित है, और ये इंपोर्टेंट है, जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, और आज यहाँ पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे 101 से। तो बने रहिएगा, चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज इसमें आप करते हैं, आज के लिए अलविदा।